Assalamu alaikum. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की जो पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर है ये एनईडी के डिफरेंट पास्ट पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे होंगे। 2005 से लेके 2019 तक के जितने भी पेपर्स हैं एनईडी के उन तमाम के तमाम पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे होंगे। 2020 और 2021 और ऑनवर्ड्स के जो पेपर होंगे मेरा बेटा वो कंप्यूटराइज टेस्ट है। कंप्यूटराइज टेस्ट के मैं क्वेश्चन ऑलरेडी साथ साथ सॉल्व करके अपलोड करता रहा हूँ और कर भी चुका हूँ और आइंदा भी करता रहूंगा। तो 2020 और 2021 के जो पेपर्स हैं वो पहले ही मैंने अपलोड करे हुए हैं। आप एनईडी पास पेपर्स की जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट होगी आप उसको जाके व्यू कर सकते हैं। वो पेपर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि अब कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। तो कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर जितने भी 1000 या 2000 क्वेश्चंस आए थे मैंने वो सारे के सारे 6 से 7 वीडियोस में सॉल्व करवाए हुए हैं। सही है ना बच्चा? तो ये जो पेपर्स हैं ये 2005 से ऑनवर्ड्स के हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले लेक्चर के अंदर मैथमेटिक्स 2005 के पेपर के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, देयर आर 6 टीम्स इन अ मैच, ईच टीम हैड टू प्ले अ मैच विद एवरी वन ऑफ द रेस्ट, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड। ये जो क्वेश्चन है बड़े मजे का क्वेश्चन है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, कभी भी आपके पास ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे ये कहा जाए कि यार आपके पास कोई टीम है जिसको दूसरी टीम से मैच खेलना है, सही है ना, या फिर आपसे कह दिया जाए नंबर ऑफ हैंडशेक्स बताओ, या फिर आपसे कह दिया जाए नंबर ऑफ लाइंस फाउंड बताओ, या नंबर ऑफ टीम प्ले बताओ। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ टीम प्ले आ रहा है। तो कभी भी आपके पास आ जाए नंबर ऑफ टीम प्लेज बताने के लिए, नंबर ऑफ हैंडशेक बताने के लिए, या फिर आपके पास सिंपल तरीके से आ जाए नंबर ऑफ लाइंस किसी भी शेप में बताने के लिए, इन सबका एक ही फॉर्मूला होता है और ये शॉर्ट ट्रिक होती है एन कम्बिनेशन टू के ऊपर। एन जो अमाउंट आपको गिवन है उसका कम्बिनेशन ले लीजिए टू के साथ, तो 6 कम्बिनेशन टू को फाइंड आउट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बराबर होगा किसके, 15 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या होगा बेटा, 15 होगा। सही है ना भाई? क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, आपसे कहा जा रहा है कि भाई 6 टीमें हैं, उन्होंने मैच खेलना है, हर टीम को दूसरी टीम के साथ मैच खेलना है, तो बताइए कितने मैचेस टोटल प्ले किए जाएंगे। तो भाई कभी भी नंबर ऑफ टीम प्ले वाला इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ हैंडशेक का आ जाए, नंबर ऑफ लाइंस का आ जाए, हमेशा उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एन कम्बिनेशन टू का। तो वहां पे हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है ना बच्चा? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 5bx प्लस का 4b² इक्वल टू 0, 2 एंड 8। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में दो रूट्स गिवन है। हमें मालूम है इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। यानी कि मुझे अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 और बीटा की वैल्यू गिवन है 8। आपको आगे के इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5bx प्लस का 4b² इक्वल टू 0। सही है ना भाई? देखो भाई सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए। तो मेरा प्यारा बच्चा यहाँ पे नेगेटिव की बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन एक पहले गिवन है यहाँ पे, तो नेगेटिव का 5b का भी एज इट इज। भाई बी क्या होता है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे नेगेटिव का 5b आ गया। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। सही है ना भाई? तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 इट विल बी 10 इक्वल टू के बाद 5b। तो 5 1 5, 5 2 10। तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 के बराबर होगी। चेक कर लीजिए 2 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 2। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो आप इसको एक और तरीके से भी कर लो भाई, अल्फा डॉट बीटा के भी सॉल्व कर लो। तो अल्फा डॉट बीटा का देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। अच्छा भाई देखो सी यहाँ पे क्या है, ये सी ये रहा मेरे पास, ए ये रहा, तो मेरा बच्चा अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा 8 2 16 आ जाएगा। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, ये आ रही है 4b² और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए यानी कि 1। 4 1 4 4 4 16, तो 4 इज इक्वल टू b² हो जाएगा और b की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपल तरीके से 2 आ जाना है। नारेट इज बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है अगर आपका सर्कल जो है ना
वो टेंजेंट क्रिएट कर रहा हूँ एक्स और वाई दोनों एक्सिस के ऊपर, और उसका रेडियस 1 के बराबर हो, तो बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखो भाई मेरे चैनल के ऊपर आयो, आपको प्रॉपर से हर चीज बना के दिखाऊंगा। लेट सपोज यार देखो, ये आपका एक एक्स और वाई एक्सिस का प्लेन आ रहा है, सही है ना भाई। आपके पास एक सर्कल कहा जा रहा है, जो सर्कल क्या कर रहा है भाई, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है दोनों एक्सिस के ऊपर, एक्स पे भी वाई के ऊपर भी। अब गौर से कॉन्सेप्ट समझेगा मेरा बेटा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट बहुत ही मजे का है। देखो ये मेरा सर्कल है, ये बेसिकली एक्स एक्सिस पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है और वाई एक्सिस पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, यानी कि एक्स और वाई दोनों को हिट कर रहा है, एक्स और वाई दोनों को क्या कर रहा है मेरा बच्चा, हिट कर रहा है। अच्छा, आगे एग्जामिनर ने बड़े मासूमियत से एक जुमला कहा है, और इस पर्टिकुलर सर्कल का रेडियस बराबर है 1 के, यानी कि सर्कल का रेडियस बराबर है किसके, 1 के। अब जरा गौर से देखिएगा, मुझे पता है रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, तो यानी कि मुझे सेंटर का पॉइंट क्या मिल गया, 1,1 मिल गया। सेंटर का पॉइंट क्या होगा, 1,1 होगा। रिमेंबर दिस थिंग, सेंटर का पॉइंट क्या होगा बेटा, 1,1 होगा। सर कैसे, मेरा बच्चा देखो, तुम्हारे पास इस सेंटर से लेके इस कोने तक का डिस्टेंस भी रेडियस होगा, और सेंटर से लेके इस कोने तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा, क्योंकि दर हकीकत क्या होगा, सेंटर ही तो होगा मेरा बेटा तुम्हारे पास, यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, 1,1 आ गई। अच्छा अब बात को समझिएगा, हमारे पास जब कभी सेंटर और रेडियस दोनों गिवन होते हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है। क्या होती है मेरा बच्चा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्या होती है भाई, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद आर स्क्वायर। तो भाई देखो, ए की वैल्यू क्या है 1, तो फॉर्मुला क्या बन गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी यानी कि 1 का होल स्क्वायर, और आर रेडियस की अपनी वैल्यू क्या है, वो भी 1 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मेरे ख्याल में ऑप्शन बी है, वाहिद करेक्ट आंसर आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सिंपल तरीके से। क्लियर है बच्चा, सिंपल सी बात। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी आ रहा हो, और आगे बड़ी मजे की बात कर रहे हैं, कहते हैं अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मगर बी की वैल्यू जो है ये 2√AC से छोटी हो, तो रूट्स कैसे होंगे। अब ये क्वेश्चन तो टेक्निकल और मजे का क्वेश्चन है, तो भाई इसीलिए पास पेपर से सॉल्व करवा रहा हूँ कि आपकी बड़ी आसानी हो जाएगी इनसे। मेरा बेटा देखो, डी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4AC। अब बात को समझिएगा, एग्जामिनर कह रहे हैं तुम्हारी बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, नो प्रॉब्लम। आगे कहता है कि भाई देखो गौर से, आगे कहता है कि ए भी तुम्हारा नॉन इक्वल टू 0 है, और तुम्हारी जो बी की वैल्यू है मगर 2√AC से छोटी है, किससे छोटी है, 2√AC से। तो सही है, लेट सपोज अगर बी की वैल्यू 2√AC से छोटी है, तो मैं कोई भी इक्वेशन सपोज कर लेता हूँ अपनी मर्जी की। अगर बात को समझना चाह रहे हैं ना बेटा, कोई भी इक्वेशन सपोज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सपोज कर लिया यहाँ पे 1, और आपने ले लिया आगे 1x² प्लस का 2 प्लस का 2 एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0। आपने लेट सपोज इक्वेशन सपोज कर ली, क्या ये इक्वेशन स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रही है, चेक कर लीजिए। क्या कहा जा रहा है, बी की वैल्यू 2√AC से छोटी है, बी की वैल्यू 2√AC से कैसी है, छोटी है, तो रूट ए और सी बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारी जो बी की वैल्यू आएगी इससे छोटी बन जाएगी जब मैं तमाम वैल्यूज को डालूंगा, सही है ना। ए की वैल्यू 1 रखी है और सी की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 3 रखी है, तो 2√3 से बी की वैल्यू क्या होगी, 2 छोटा नंबर होगा। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछ रहे बताओ फिर ऐसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होगा। कोई मसले की बात नहीं है, चेक कर लीजिए। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 का स्क्वायर हो जाएगी माइनस का 4 एज इट इज, ए की वैल्यू 1 रख दी, सी की वैल्यू हमने रख दी सिंपल तरीके से 3 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाहिर सी बात है 2 का स्क्वायर 4 3 12, यानी कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आएगा उसका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में आंसर अगर नेगेटिव का आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, इसका मतलब आपके रूट्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। रूट्स आपके कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट में दोबारा समझा देता हूँ अगर किसी बच्चे को मसला हो रहा है। मेरा बच्चा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इस क्वेश्चन में तुमने खुद बेसिक सपोजिशन करनी है। देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ अगर किसी को मसला हो रहा है देखने में। आपको क्वेश्चन ये गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि यार देखो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है सिंपल, मुझे ये बात बताओ कि अगर तुम्हारी ए की वैल्यू नॉन इक्वल टू 0, अगर तुम्हारी ए की वैल्यू क्या हो, नॉन इक्वल टू 0 हो, और बी की वैल्यू स्मॉलर हो 2√AC से, तो भाई हमने अपनी मर्जी की इक्वेशन सपोज कर ली। लेट सपोज 1x² प्लस का 2x प्लस का 3 की हमने इक्वेशन सपोज कर ली, और फिर इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला निकाल दिया। हाँ, इस इक्वेशन की खास बात क्या थी, इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही थी। ए 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ए की वैल्यू 1 रखी है हम लोगों ने, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल 0 है, और बी की जो वैल्यू है वो स्मॉलर है किससे, 2√AC से, बिल्कुल ऐसे ही हमने इस कंडीशन को फॉलो अप करा। तो अब जब हमने रूट्स निकाले तो हमारे रूट्स कैसे आए, कॉम्प्लेक्स आएंगे मेरा बेटा, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला नेगेटिव का आंसर देगा इस इक्वेशन के ऊपर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास, सी होगा। क्या होगा मेरा बच्चा, डी होगा, सॉरी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास, सिंपल
सिंपल तरीके से डी के बराबर आ रहा होगा। तो ये इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था। आई होप सबको क्लियर होगा भैया। क्वेश्चन आ रहा है मेरा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नॉट अ डिफिकल्ट टास्क बट अ वेरी सिंपल टास्क अगर आप बेसिक वे में सॉल्व करो। देखो आपसे कहा जा रहा है कि साइन बाय बाय टू बराबर है टेंजेंट बाय बाय टू के, तो बताओ कॉस फाई किसके बराबर होगा। अब आपको ऑप्शंस में चार ऑप्शंस गिवन है, रिमेंबर दिस थिंग, आपको ऑप्शन में चार ऑप्शंस गिवन है। आपने कुछ भी नहीं करना यार, आपने सिंपल तरीके से इन ऑप्शंस को बारी बारी उठा के पिक कर देना है। इन ऑप्शंस को आपने बारी बारी उठा के क्या करना है, पिक करना है। पिक करने पे आपने चेक करना है किस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर आपको, किस y की वैल्यू पे आपका आंसर सिमिलर है। यानी कि आपने बारी बारी इन ऑप्शंस को उठा के क्या करना है, पिक करना है। और फिर आपने ये देखना है किस ऑप्शन के ऊपर आपका पर्टिकुलर आंसर क्या आ जाए, सिमिलर आ जाए। अच्छा तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है आपसे, आपसे कहा जा रहा है कि साइन बाय बाय टू यानी कि साइन एंगल बाय टू बराबर है टेंजेंट एंगल बाय टू के, तो बताओ कॉस उस एंगल की वैल्यू क्या होगी। आपको सबसे पहले ये बात फिगर आउट करनी है कि यार साइन और टेंजेंट में कौन सा ऐसा एंगल होता है जो दोनों के अंदर सिमिलर आता है। हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल होता है। अगर आपको मालूम हो तो मेरा बेटा साइन जीरो और टेंजेंट जीरो की वैल्यूज हमेशा सिमिलर होती हैं। साइन जीरो भी जीरो होता है, टेंजेंट जीरो भी जीरो होता है। अगर मैं cos जीरो देखता हूं तो cos जीरो की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा वन के बराबर आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि यार साइन एंगल बाय टू बराबर है टेंजेंट एंगल बाय टू के, यानी कि साइन एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट एंगल के बराबर है। तो बताओ उसी एंगल के ऊपर cos की वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो सबसे पहले फिगर आउट कर लो कौन सा एंगल है साइन के अंदर ऐसा और टेंजेंट के अंदर ऐसा जिनमें दोनों के ऊपर वैल्यू सिमिलर आती है। वो सिर्फ 0 डिग्री होता है, तो हमने 0 डिग्री को उठाई cos में पुट कर दिया तो cos 0 डिग्री के ऊपर आंसर आपके पास सिमिलर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है एक पैराबोला है, वो इन पॉइंट से पास कर रहा है, आपको पॉइंट्स गिवन है। आपसे कहा जा रहा है एक पैराबोला है जो कि इन पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है 0,0 से 12,12 से 33,6 से। तो बताओ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी। आसान तरीकेकार ये कि आप बारी बारी इन तमाम पॉइंट्स को चारों इक्वेशंस के अंदर पुट करो, हिट एंड ट्राई मेथड यूज करोगे, जिस इक्वेशन के ऊपर वेरीफाई हो गया करेक्ट आंसर होगा। फॉर एग्जांपल ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। 0 = 0 पॉइंट ए, तो इस पे वेरीफाई हो जाएगा। 12 = 12 नहीं वेरीफाई होगा क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 × 12, तो ये तो वेरीफाई नहीं हो सकता, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा भाई नेक्स्ट काम देख लेते हैं। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो मेरा बच्चा क्या 13 × 6 वेरीफाई हो सकता है, ये भी चेक कर लेते हैं। थ्री, ये तो ऑप्शन डी यानी करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 12 तो फेल हो गया। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। 0,0 तो वेरीफाई हो जाएगा, बट 12 × 12 क्या वेरीफाई होगा, ये चेक करते हैं। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और वाई पे जब 12 की वैल्यू डालूंगा ये भी 144। सेकंड ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है। क्या 3,6 वेरीफाई करेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 × 12 क्या हो जाएगा, नहीं वेरीफाई करेगा। हमारे पास ये वेरीफाई नहीं होगा, ऑप्शन सी भी फेल हो गया। ऑप्शन बी देख लीजिए। ऑप्शन बी क्या होता है, 12 का स्क्वायर अगेन 144 हो जाएगा इंटू 12, नहीं वेरीफाई करेगा। ऑप्शन ए खाली आंसर बचा, वही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं अगेन। 0,0 वेरीफाई हो जाएगा, 12,12 वेरीफाई होगा, 12 का स्क्वायर यस 144 होगा और इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 12 144 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 12 इंटू 6 क्या होगा, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल तरीके से 9 हो जाएगा और 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। सही है, वेरीफाई हो जाएगा। ऑप्शन ए खाली वाहिद ऑप्शन आ रहा है जो कि तीनों के तीनों ऑप्शन को वेरीफाई कर रहा होगा। क्या कॉन्सेप्ट है दोबारा समझिएगा मेरा बेटा। हमने सिंपल तरीके से हिट एंड ट्राई मेथड को यूज करा। हिट एंड ट्राई मेथड क्या कहता है कि यार आपने बारी बारी तीनों ऑप्शंस को अपने करेक्ट ऑप्शन में डालना है। इन तीनों पॉइंट्स को आपने करेक्ट ऑप्शन में पुट करना है, जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स वेरीफाई हो जाएंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आंसर के बराबर आ जाएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। तो खाली ऑप्शन एक वो ऑप्शन है जिसके ऊपर ये काम परफॉर्म हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। कहा जा रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यानी कि आपको क्वेश्चन गिवन है लॉग ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्वेश्चन करने का दो आसान तरीके हैं, अगर करना चाहो तो उन तरीकों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका, देखो भाई दुनिया में कभी भी दो टर्म्स के साथ अगर नेगेटिव सिंबल है उनसे पहले लॉगरिथम आ रहा है, मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। आपको लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। लॉगरिथम की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कभी भी दुनिया में दो टर्म्स अगर आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, उनसे पहले लॉग आ जाए तो लॉग उनको प्लस की फॉर्म में शिफ्ट कर देता है और खुद बीच में दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाता है। लॉगरिथम की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, उनसे पहले लॉगरिथम आ जाए तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि मेरा प्यारा बच्चा उन दोनों टर्म्स को के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा और दोनों टर्म्स के ऊपर बारी बारी अप्लाई होकर बीच में माइनस साइन आ जाएगा। लॉगरिथम की थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कभी भी किसी टर्म के ऊपर कोई पावर आ रही हो उससे पहले लॉगरिथम आ जाए तो पावर पहले लिखी जाएगी और लॉगरिथम सिंपल तरीके से नीचे वाले टर्म पे अप्लाई हो जाता है। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती है लॉगरिथम की। इन्हीं प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो मेरा बच्चा देखो हमारे पास एक क्वेश्चन जैसे कहा जाता है कि यार हमसे क्या कहा जा रहा है कि भाई दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई हो रहे हो उनसे पहले लॉग आ जाए या एलन आ जाए, तो लॉगरिथम बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा
और बीच में साइन आता है प्लस का। कभी भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही है उनसे पहले लॉगरिथम आ रहा हो तो लॉगरिथम बारी बारी दोनों टर्म्स अप्लाई हो जाते हैं, बीच में साइन आता है माइनस का। और किसी भी टर्म की पावर आ रही है उससे पहले लॉग आ जाए तो पावर पहले आ जाती है, लॉगरिथम नीचे वाले टर्म पे अप्लाई हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका। मेरा प्यारा बच्चा देखो यहाँ पे लॉग का लॉग एज इट इज रहने देते हैं, पहले इसका फॉर्मुला ओपन कर देते हैं। फॉर्मुला ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर आ जाएगा। सही है ना भाई, हमने एक काम कर दिया। अब एक आसान सा काम कर दीजिए कि भाई देखो दो टर्म्स अब क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इनसे पहले क्या आ रहा है लॉग आ रहा है, तो हम सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। बीच में साइन किसका आएगा मेरा बेटा, प्लस का आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात करेंगे। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इंटीग्रेट करवाना है अगर तुम्हें एफ को, गिवन डेट कि तुम्हारे पास जो डेरिवेटिव गिवन है एफ का वो एफ के बराबर है। कहते हैं भाई इंटीग्रेशन बताओ एफ एक्स इंटू डी एक्स की। तो भाई देखो एफ की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल तरीके से आपसे कहा जा रहा है एक फंक्शन के ऊपर आपको इंटीग्रेशन करवानी है एफ के ऊपर, तो वो बताइए वो किसके बराबर होगी अगर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर है एफ के बराबर है। भाई देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का रिलेशन क्या है, हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बड़ा मासूम सा रिलेशन है और ये रिलेशन है एक दूसरे के इनवर्स का। तो जो भी अगर आपके पास डेरिवेटिव में आंसर है उसका ही इनवर्स अगर आप ले लोगे यानी कि उसी का अगर आप इंटीग्रेशन ले लोगे तो आपको वापस से ओरिजिनल टर्म मिल जाती है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एफ का बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा अगर इसी एफ की डेरिवेटिव के अंदर एफ मिला है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल एफ एक्स प्लस सी होगा। क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे कहा जा रहा है कि यार देखो तुम्हारे पास सिंपल एफ की इंटीग्रेशन फाइंड करो अगर इसी एफ का डेरिवेटिव एफ के बराबर था, तो भाई इसकी इंटीग्रेशन दोबारा आपको एफ ही मिल रहा होगा। क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में एंटी प्रॉपर्टीज रखते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं भाई, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता, एंटी डेरिवेटिव होता है। तो एंटी डेरिवेटिव में वापस आपको ओरिजिनल टर्म मिल जाएगी। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि प्लस सी भी आ रहा होता है यहाँ पे। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम आंसर्स गिवन है, ये बड़ मारा होगा एनईडी ने। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे कहा जाता है बताइए अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके दरमियान का डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत ज्यादा अपने टॉपिक्स में करवाया सॉल्व बच्चों को। भाई देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीका, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। आपको कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल गिवन हो हमेशा याद रखिएगा इनका डिस्टेंस फाइंड करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, और ये शॉर्ट ट्रिक होती है सिंपल तरीके से कांस्टेंट 2 माइनस का कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सही है ना भाई, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो अब देखो आपके पास ये दो पर्टिकुलर इक्वेशंस आ रही है। एक इक्वेशन आ रही है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 6, या अगर इस तरफ प्लस के 6 को भेज दोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन आ रही है 3x प्लस 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0। हमेशा ये बात अपनी जिंदगी में याद रखिएगा, दुनिया में दो टर्म्स अगर पैरेलल होती है तो मेरा बेटा उनकी x और y कोफिशिएंट हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दो टर्म्स अगर पैरेलल होती हैं तो उनके x और y कोफिशिएंट्स क्या होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। बड़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको लाजमी आना चाहिए। अब देखिए इसी बात के ऊपर हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके मूव करेंगे। इसी बात के ऊपर हम क्या करेंगे भैया, इसी कॉन्सेप्ट को लेके मूव करेंगे। तो भाई देखो हमारे पास कांस्टेंट 2 क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट 2 है, ये कांस्टेंट 1 है। तो भाई सिंपल तरीके से फॉर्मूले पुट करवा दीजिए। कांस्टेंट 2 क्या है, प्लस का 6 था, तो 6 माइनस का सिंपल फॉर्मूले का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 6 प्लस 6 बराबर आ जाएगा सिंपली 12 के। और नीचे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय रूट 9 प्लस 4। 9 प्लस 4 किसके बराबर होगा मेरा प्यारा बच्चे, बराबर होगा सिंपली तुम्हारे पास 13 के, रूट के 13 के। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। कभी भी दो पर्टिकुलर इक्वेशंस, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हमेशा हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, बहुत आसान सी बात है, देखो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपके पास आंसर आ रहा होगा, जाहिर सी बात है वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सर ये ऑप्शन डी कैसे आंसर होगा, भाई ऑप्शन ए में भी ये चीज नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी ऑल्दो ये चीज नहीं है, बट बेटा इसको ये बना सकते हो आप। इसका अगर आप रैशनलाइजेशन कर दो, रैशनलाइजेशन बेसिकली मैथ्स थोड़ी सी और सॉल्व कर दो इसके ऊपर, तो मैथ्स आपसे ये कहती है, मैथ्स आपसे ये कहती है कभी भी डिवीजन के अंदर रूट वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। तो हम डिवीजन में जो रूट वाली टर्म आ रही है उससे पूरी टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12 इंटू रूट 13 डिवाइडेड बाय सिंपल रूट 13 इंटू रूट 13 क्या हो जाएगा, सिंपल 13
13 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसी की एडवांस फॉर्म है बेसिकली। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 रूट 13 डिवाइडेड बाय 13। इस चीज को भी समझ लीजिएगा। नॉर्मली जब आप कैलकुलेटर वगैरह पे सॉल्व करोगे डायरेक्टली आपको यही आंसर मिल रहा होगा, क्योंकि कैलकुलेटर एडवांस फॉर्म में सॉल्व करके दे रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बहुत बच्चे परेशान चल रहे थे, मेरे पास कई बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर पूछ रहे होते हैं, भाई क्या कह रहा है, कहते हैं आर्क कॉस, आर्क के मायने क्या होते हैं, कॉस इनवर्स, यानी कि आर्क के मायने इनवर्स के होते हैं। तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 2x की वैल्यू गिवन है आपको किसके बराबर, ये गिवन है आपको 2 पाई बाय 3 के बराबर, ये गिवन है आपको 2 पाई बाय 3 के बराबर। तो भाई कॉस इनवर्स को अगर मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का कॉस बन जाएगा। तो यानी कि आपको सिंपल तरीके से क्या फाइंड करना है, वहां पे जाके, एक मिनट मेरा बेटा, जब इस कॉस इनवर्स को गौर से देखिएगा जिसको मसला हो रहा है, भाई यहाँ पे आपको इक्वल टू के इस तरफ कॉस इनवर्स गिवन है। जब मैं कॉस इनवर्स को सिंपल सिर्फ कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ सेंड करूंगा तो याद रखिएगा, कभी भी कॉस इनवर्स जब दूसरी तरफ जाता है तो अपना इनवर्स का साइन कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि यहाँ पे एक इनवर्स है तो वहां पे जाके नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास सिंपल है 2x स्क्वायर माइनस का 2x, जब ये कॉस इनवर्स वहां पे जाएगा तो सिंपल कॉस बन जाएगा। क्या बन गया, कॉस 2 पाई बाय 3। तो मेरा बेटा कॉस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा बाय द वे सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 पाई बाय 3 किसके बराबर होता है। भाई 2 पाई बाय 3 को पहले रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 120। सिंपल तरीके से कॉस 120 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, कॉस 120 की वैल्यू। कॉस 120 की वैल्यू आपके पास आ रही होगी नेगेटिव का हाफ, किसके बराबर आएगी बेटा, नेगेटिव का हाफ। अब सिंपल तरीके से यार एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल टू के बाद नेगेटिव का हाफ। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल टू के बाद 1/4। सही है ना भाई। बारी बारी तमाम वैल्यूज डाल के चेक कर लो, इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। नहीं तो आंसर निकालने का एक और आसान तरीका भी है, और वो आसान तरीका क्या है कि भाई तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। अब सिंपल तरीके से इसका मिडिल टर्म ब्रेक करवा दो। तो मिडिल टर्म ब्रेक करवाने से बेहतर या एक और ऑप्शन ये है कि इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले लो। दोनों सूरतों में आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। तो भाई मिडिल टर्म अगर ब्रेक करवाओगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को जब लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव का 1/4 आ रहा है। यानी कि किसी भी तरीके से आपको दो ऐसी टर्म्स के अंदर इसको ब्रेक करने के बीच की वैल्यू आ जाए। नहीं तो कैलकुलेटर में भी ऑप्शन मौजूद है इक्वेशंस का, वहां पे सिंपल इक्वेशन को लिख दो, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। क्लियर है भाई। तो आपका जो आंसर होगा हाफ प्लस हाफ का होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा नेगेटिव का हाफ एक्स, नेगेटिव का हाफ एक्स बराबर आएगा नेगेटिव 1/4 के। मैं कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपके पास 1/2 की वैल्यू आ जाएगी। आई एम श्योर। सही है ना भाई। तो आपके पास यहाँ से सिंपल तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो फैक्टर्स बनाओगे, फैक्टर्स बनाने के ऊपर डायरेक्टली आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी वो ये आ रही होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव का हाफ। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का हाफ। कैसे सॉल्व करा, क्वेश्चन में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और किसी भी बच्चे को मसला हो रहा है, मेरा प्यारा बच्चा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करा हम लोगों ने। आपको देखो सिंपल तरीके से एक इक्वेशन गिवन थी, ये आपको ये इक्वेशन गिवन थी। आपने सबसे पहले कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ भेजा, वहां पे आके कॉस में कन्वर्ट हो गया। तो कॉस 2/3 की आपने वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आती है नेगेटिव हाफ के। अब यहाँ पे क्या मौजूद है, 2x स्क्वायर माइनस का 2x। आसान तरीका हिडन ट्राई मेथड वैसे हो सकता है कि आप बारी बारी इन चारों ऑप्शंस को x की जगह पे पुट करो, जिसके ऊपर आपको लेफ्ट हैंड साइड पूरी राइट हैंड साइड के बराबर आंसर दे दे, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो एक तरीके का तो ये सॉल्व करने का। बट अगर आप इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करना चाह रहे हो तो क्या करोगे भाई, 2 कॉमन ले लो, मिडिल टर्म ब्रेक करवा दो। मिडिल टर्म ब्रेक करवाने में भी आपके पास वही आंसर आएगा, x की वैल्यूज क्या आ रही होंगी, हाफ के बराबर आ जाएंगी। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर पॉजिटिव का हाफ होगा। क्लियर है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया ना। बहुत से बच्चों को परेशान करके रख देगा, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन एनईडी के अंदर पूछा हुआ है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो बेटा जहन में रखिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना आनी चाहिए। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत डिटेल में लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं, बट हमारा बच्चा इतना नालायक होता है, इतना नल्ला होता है कि उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, पर स्टिल बच्चा कहता है नहीं नहीं सर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ूंगा, नहीं सर वो ईकेट के लेक्चर लेने का टाइम ही नहीं मिलता, प्राइम मिनिस्टर की औलाद है भाई, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो मेरा बेटा पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बहुत डिटेल में समझाई हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, आपसे कहा जाता है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस के एक्स की। तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन को करने की जो शॉर्ट ट्रिक होती है पार्शियल फ्रैक्शन की, वो भी एक लेंथी मेथड ही होता है कि भाई अगर मैं पहले आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक का तरीका बता दूं
उसको फायदा नहीं मिलेगा। भाई आपके पास जो भी चारों ऑप्शंस आ रहे हैं इनका बारी बारी डेरिवेटिव ले लो, जिसके ऊपर आपको ओरिजिनल आंसर मिल जाए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आपको एक लंबा काम ही करना पड़ेगा, इस तरीके से भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक लंबा काम ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का ओरिजिनल मेथड आना चाहिए, जिसके ऊपर तरीके से क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। और वो तरीके कार क्या है कि भाई जो भी फैक्टर गिवन है इसको पहले थोड़ी आसान फॉर्म में लेकर आओ। तो भाई ये एक्स क्यू माइनस एक्स गिवन है, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ऊपर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। इसको थोड़ा सा और अगर मैं नीचे ब्रेक कर दूं तो भाई क्या बन जाएगा, एक्स का एक्स एज इट इज। एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं। छोटा सा काम किया होगा कि भाई बच्चा हम यहाँ पे अब सिंपल पार्शियल फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे एजम्पशन करवा के, बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। तो भाई कभी भी आपके पास अगर डिनोमिनेटर में लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स हो, कभी भी अगर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या हो मेरा बेटा, लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स हो, तो हमेशा हम लोग केस नंबर 1 पे मूव करते हैं। जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे होते हैं इस पूरी टर्म को उसके ऊपर सपोज करवाते हैं। तो क्या बन जाएगा, एक आ जाएगा a डिवाइडेड बाय एक्स, दूसरा आ जाएगा b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, और तीसरा लीनियर डिफरेंट फैक्टर क्या होगा, c हमारे पास पार्शियल फैक्टर ये आ जाएगा x माइनस का 1। तो भाई जो भी हमारे पास ओरिजिनल टर्म होती है, ओरिजिनल फंक्शन होता है, बेसिकली क्या करते हैं उसमें से जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनको बारी बारी डिफरेंट अननोन्स के ऊपर सपोज करवाते हैं। तो बेटा देखिएगा अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया, अभी तक हम लोगों ने सिंपल तरीके से इसको पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लेकर आ गए। यानी कि हमारे पास जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है ना पार्शियल फ्रैक्शन का, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, अगर तो डिनोमिनेटर में कोई चीज कॉमन वॉमन ले सकते तो हमने कॉमन ले ली, इससे फायदा क्या हुआ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया इस फॉर्म में। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। देखो अगर तो आप ओरिजिनल मेथड पे सॉल्व करने पे जाओगे, ओरिजिनल मेथड पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत लंबा होता है। जिन बच्चों ने इंटर में पढ़ा होगा उन्हें इस बात का आइडिया होगा, और जिन बच्चे जो चॉइस पे छोड़ा होगा उन्होंने इसलिए चॉइस पे छोड़ा होगा इंटर के अंदर क्योंकि इंटर में पढ़ नहीं सकते थे। बट एप्टीट्यूड लेवल पे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई शॉर्ट ट्रिक कैसे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा मेरा प्यारा बच्चा। आप अगर ओरिजिनल मेथड पे आंसर निकालने में जाओगे तो ऑब्वियसली आपके 10 मिनट लग जाएंगे, अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस है तो फिर आप 3 से 4 मिनट में निकाल सकते हो। एक तरीका पार्शियल फ्रैक्शन के आंसर्स निकालने का ये भी होता है कि आप क्या कर सकते हो, आंसर्स के जो आपके ऑप्शंस गिवन है उनका डेरिवेटिव ले लो। जिस जिस पर्टिकुलर ऑप्शन का डेरिवेटिव लेने पे ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया वो आपका आंसर होगा। नहीं तो एक और शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि हमने सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। केस नंबर 1 आ रहा है, यानी कि सारे अगर डिनोमिनेटर में लीनियर और डिफरेंट फैक्टर होंगे तो हर लीनियर और डिफरेंट फैक्टर के ऊपर डिफरेंट अननोन सपोज करते हैं ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास नीचे दो फैक्टर्स आ रहे हो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तो इनको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे, इनके ऊपर दो अननोन्स आ जाएंगे। पहला वाला जो फैक्टर है एक्स प्लस 1 ये अलग अननोन से लिखा जाएगा, दूसरा वाला जो फैक्टर आ रहा है ये अलग अननोन से लिखा जाएगा, सही है ना। यानी कि ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। तो अब देखो ऑप्शंस को अपने देखो, इन ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस को और से देखो और ये देखो कि भाई इन ऑप्शंस के अंदर कहां आपको डिनोमिनेटर में यही सेम टर्म्स मिल रही हैं। आइए यहां से चेक करते हैं, नन तो अभी छोड़ दो। पहला वाली टर्म का डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे एज इट इज पॉसिबल है। दूसरी वाली टर्म के अंदर भी एक्स है, नहीं यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए, इस ऑप्शन में देखिए, पहली वाली टर्म में एक्स है, दूसरी वाली टर्म के डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स या x+1 होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरी वाली टर्म के डिनोमिनेटर में x-1 होना चाहिए, आइए देखते हैं, नहीं यहाँ पे 1 - x² आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा, क्या फर्स्ट टर्म के अंदर आपको x मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या सेकंड टर्म के अंदर आपको x+1 मिल रहा है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिल रहा है डिनोमिनेटर में। क्या थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में x-1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है किस तरीके से आप डायरेक्टली विद इन सेकंड अपना आंसर निकाल सकते हो। तो आपको ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन टोटली पूरा पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। बहुत कम चांसेस होता है कि एनईटी लेवल के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करने की है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट मांगा जाएगा कि आप डिफरेंट अननोन्स पे कैसे इसको ब्रेक करोगे। तो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि मेरा प्यारा बच्चा, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बहुत डिटेल में लेक्चर बना के डाला हुआ है 30 to 40 मिनट्स का। उसमें मैंने सारे केसेस एक्सप्लेन करें, काइंडली उस वीडियो को लाजमी वॉच करके जाइएगा। उसमें जो एनईडी के 2021 के अंदर कंप्राइज पेपर के अंदर क्वेश्चन आए थे मैंने वो भी सॉल्व करे हैं, जो कि 2022 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनईडी के कंप्राइज टेस्ट हमने हैक कर लिए थे। जो बच्चे आगे क्वेश्चंस बताते थे उन सारे क्वेश्चंस को मैंने वीडियोस बनाई भी हैं, तो वो वीडियोस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो उनमें मैंने उस वीडियो के अंदर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट सारे समझाए थे। तो पार्शियल फ्रैक्शन की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई भी है, जाके यूट्यूब के ऊपर लिख दीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन बाय हाशिम जिया। तो जो ईकेट मैथ्स वाली वीडियो होगी उसको लाजमी वॉच करिएगा, उसमें आपको कंप्लीट इसके मजीद क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वैल्यू ऑफ नेगेटिव का पाई बाय 4
द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पाई बाय 4 to 3 पाई बाय 4 फॉर cos x. ऑप्शन ए ऑलवेज डिक्रीज, ऑप्शन बी ऑलवेज इंक्रीज, ऑप्शन सी डिक्रीज देन इंक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज. भाई सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में पुट करिए पहले cos पाई बाय 4 की वैल्यू नेगेटिव पाई बाय 4 की, फिर पुट करिए cos 3 पाई बाय 4 की. नेगेटिव का पाई बाय 4 कॉस नेगेटिव साइन खा जाता है, सिंपल तरीके से आ जाएगा √2/2. क्या आ जाएगा? √2/2. और इसकी वैल्यू जो आ रही होगी आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 पाई बाय 4 ही क्या होगा 270 के ऊपर होगा. तो ये होगा मेरे पास अल्लाह भला करे नेगेटिव का √2/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं. तो जाहिर सी बात है नेगेटिव पाई बाय 4 रखने पे आंसर पॉजिटिव का मिल रहा है और 3 पाई बाय 4 रखने पे आंसर नेगेटिव का मिल रहा है. तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. इंक्रीज पहले है फिर डिक्रीज हो रही है, यानी कि पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है. एमसीक्यूज नंबर 13. अगर मेरे शागिर्द हो, बहुत ज्यादा बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ा चुका हूँ कि भाई एसेंटिसिटीज कैसी होती हैं. पैराबोला की एसेंटिसिटी के लेस देन 1 होती है? नहीं भाई, पहले ऑप्शन इनकरेक्ट है. क्या पैराबोला की एसेंटिसिटी इक्वल टू 1 होती है? बिल्कुल हमेशा. इलिप्स की एसेंटिसिटी 1 से छोटी होती है? बिल्कुल सही है. हाइपरबोला की एसेंटिसिटी 1 से बड़ी? बिल्कुल. ऑप्शन बी सही लग रहा है मुझे. सीपी को गलत ही लग रहा है. पैराबोला कभी 1 से बड़ा नहीं होता. तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली. नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा मेरा बेटा क्या कह रहा है. नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत ही मजे का, बहुत ही आसान सा. कहता है लिमिट गिवन है और लिमिट के अंदर आपको अप्रोचेस टू इन्फिनिटी गिवन है. रैशनलाइजेशन बेस्ड लिमिट का क्वेश्चन आ रहा है. ये क्वेश्चन लिमिट के मैंने लेक्चर नंबर 4 या 5 पे करवाया था आपको. इस तरह का कॉन्सेप्ट. कभी भी लिमिट्स के अंदर रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट गिवन हो और लिमिट की वैल्यू भी इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही हो, यानी कि लिमिट कहां अप्रोच कर रही हो? इन्फिनिटी पे. तो सॉल्व कैसे करेंगे मेरा बेटा? बहुत ही आसान तरीका. हमेशा देखो पूरी लिमिट के क्वेश्चन के अंदर, पूरे इस क्वेश्चन में क्या देखो, सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है. तो ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है. नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है. तो शॉर्ट ट्रिक पे डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/5 के बराबर आ जाएगा. तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? आंसर 1/5 के बराबर आ जाएगा. क्वेश्चन क्या हो गया मेरा बेटा? सॉल्व हो गया. सही है भाई. नेक्स्ट एमसीक्यूज. कहता है आयोटा की पावर -4. थोड़ा जूम कर लेता हूं, आपको दिखेगा भी. कहता है आयोटा की पावर -4 प्लस आयोटा की पावर सॉरी आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 15 प्लस आयोटा की पावर 16 प्लस आयोटा की 17. भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरा प्यारा बच्चा. whenever iota has the highest power we always try to convert it in iota square because iota square is always equal to -1 के बराबर होता है. आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चा? -1 के बराबर होता है. बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भैया ऐसे क्वेश्चंस को. क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को. अच्छा भाई कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? द कॉन्सेप्ट इज डेट. भाई बहुत ही आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और करना चाहो तो. सर कैसे करेंगे? देखो मेरा प्यारा बच्चा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है. आयोटा की पावर 4 को ब्रेक कर दो आयोटा स्क्वायर के अंदर, क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर स्क्वायर. आयोटा की पावर 15 आ रहा है. अब देखो आयोटा की जो पावर 15 है ना, ये 2 के टेबल में नहीं आता. किस में आता है? 2 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है? 14 है. तो आयोटा की पावर 15 को ब्रेक कर दिया 14 इंटू आयोटा में. और आयोटा की पावर 16 को भी ब्रेक कर देते हैं ऐसे ही. क्या हो जाएगा भाई? 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 16 8 के ऊपर आता है. और फिर आयोटा की पावर 17 देखो नहीं आता 2 के टेबल के ऊपर. किसके ऊपर आता है भैया? ये आता है मेरे पास आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा हो जाएगा. सही है ना बच्चा? आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा. आयोटा की पावर 14 में भी यही काम करेंगे. तो 2 7 14 होते तो बाहर पावर 7 रहेगी. आयोटा का आयोटा एज इट इज. आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के बराबर, बाहर पावर में 8 का 8. अगेन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बाहर पावर 8 इंटू आयोटा. तो ये तो पूरा खत्म हो गया. -1 की पावर 7 ऑड पावर चूंकि आ रही है मेरा बच्चा, तो ऑड पावर हमेशा नेगेटिव साइन को नेगेटिव रहने देगी. तो नेगेटिव का आयोटा बन गया. और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका प्लस का आयोटा हो जाएगा. तो नेगेटिव आयोटा प्लस आयोटा किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर हो जाएगा जाहिर सी बात. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा मेरा बेटा. क्या होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी होगा. कैसे सॉल्व करा भाई? कभी भी आयोटा पे हाईएस्ट पावर होती है वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इन आयोटा स्क्वायर. क्यों? बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट मेरा प्यारा बच्चा. तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखिए. आपसे कहा जा रहा है आपके पास एक ट्राइंगल आ रहा है. आपके पास क्या आ रहा है? एक ट्राइंगल आ रहा है. आपसे कहा जा रहा है उस ट्राइंगल की 3 साइड्स की वैल्यूज गिवन है 3 5 और 7. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. हमेशा ट्राइंगल की जो पहली साइड होती है यहां से काउंट होती है, दूसरी साइड, तीसरी साइड. कहा जा रहा है लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बताओ. तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? हमेशा बात याद रखिएगा, द एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज आल्सो द लार्जेस्ट एंगल. रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. हमारे पास लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा. कौन सा होगा? ये वाला. तो यानी कि गामा का एंगल. सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया. फॉर्मुला अप्लाई करेंगे कोसाइन लॉ का. तो क्या बन जाएगा? सी इज इक्वल टू रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगी बच्चा. इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू. एक और तरीके से अगर लिखना चाहो कोसाइन लॉ को तो कैसे लिखोगे मेरा बच्चा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस गामा. कोसाइन लॉ है सिंपल सा. तो भाई यहाँ पे तमाम वैल्यू डाल देते हैं. सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 का स्क्वायर इज 49 है ना भाई. ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस का बी स्क्वायर की वैल्यू 5 का स्क्वायर इज मेरा बेटा 25. और आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab. माइनस का 2 का 2 एज इट इज. ए की वैल्यू क्या है? 3. बी की वैल्यू क्या है मेरा प्यारा बच्चा? बी की वैल्यू हमारे पास होगी 5.
और कॉस गामा यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे भैया। क्या बन जाएगा 49 का 49, 9 प्लस 25 34, 34 के बराबर होता है। 5 3 इधर 15, 15 2 इधर 30 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और कॉस गामा का कॉस गामा, भाई ये 34 यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा 49 में से माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा आई गेस 15 आ जाएगा। 15 इज इक्वल टू नेगेटिव का 30 कॉस गामा हो जाएगा, सही है ना बच्चा। ये नेगेटिव 30 मल्टीप्लाई और हमें डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 15 डिवाइडेड बाय ये नेगेटिव 30 मल्टीप्लाई और हमें डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली डिवाइड हो गया, कॉस गामा का कॉस गामा 15 वन 15, 15 टू जार ऑब्वियसली 30 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली कॉस गामा यानी कि कॉस एंगल की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का हाफ। आपको गामा का एंगल चाहिए तो क्या हो जाएगा, कॉस को दूसरी तरफ सेंड कर दोगे, कॉस इनवर्स नेगेटिव हाफ। तो मेरा प्यारा बच्चा कॉस इनवर्स नेगेटिव हाफ किसके बराबर होगा बेटा, सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे, कॉस को दूसरी तरफ सेंड करेंगे, कॉस वहां पे जाके क्या हो जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से हमारे पास हो जाएगा कॉस, जब दूसरी तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स नेगेटिव हाफ। क्या बन जाएगा, गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स नेगेटिव हाफ। तो बेटा आपको निकालना आता है सिंपल तरीके से, तो हमारे पास सिंपल तरीके से कॉस इनवर्स नेगेटिव हाफ या कॉस इनवर्स हाफ किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से 120 डिग्री के। क्या हो जाएगा बेटा 120 डिग्री के। सारी बातें पढ़ाई हुई है, कैलकुलेटर भी आपके पास मौजूद है, वैसे कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स बहुत डिटेल में मैंने डाले हुए हैं, सारे बच्चे उसको व्यू कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई देखो तुम्हारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, कहता है कि यार 16x की पावर अगर 4 आ रही है और 5x प्लस 5 की वैल्यू आ रही है 625 के बराबर, तो बताओ जरा y की वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 की पावर x की वैल्यू बराबर है 4 के। बेटा कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, हमेशा ये पावर्स के ऊपर सॉल्व होते हैं। मुझे एक बात बताओ, 4 की किस पावर पे तुम्हें 16 मिलता है, सोच के बताओ। भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इस 16 की जगह के ऊपर 4 का स्क्वायर और बाहर पावर में x का x एज इट इज, आप लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सही काम किया सर, क्योंकि 16 किसके बराबर होता है, 4 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेसिकली क्या बन गया, ये पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो बन जाएगा 4 की पावर 2x इक्वल टू 4। तो यहां से आपने पावर्स को इक्वेट करवा लेना है। भाई इस 4 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, 1 होगा। तो आपके पास सिंपल तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास पावर्स पावर्स इक्वेट हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो पावर्स बराबर आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि भाई अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स इक्वेट हो जाती है। 2x की वैल्यू आ गई 1 के बराबर, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हाफ के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हाफ के बराबर। अब आपसे आगे कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं, आगे कहते हैं तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि आपको क्या गिवन है, 5x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 625 के बराबर। मुझे एक बात बताओ, 5 की किस पावर के ऊपर आपको 625 मिलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। 5 की पावर 4 आएगा 625 होता है, तो यहाँ पे 625 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये x प्लस वाई एज इट इज। 5 की किस पावर पे 625 मिलता है, ये मिलता है 5 की पावर 4 के ऊपर। तो अगेन देखो, इक्वल टू के आमने सामने कभी भी दो बेसिस अगर बराबर आ जाएं तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, उनकी पावर्स हमेशा आपस में इक्वेट हो जाती है, बराबर आ जाती हैं। तो क्या बन गया, ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 4। ऊपर से x की वैल्यू हमने फाइंड करी हुई है किसके बराबर, 1/2 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है मेरा बेटा, हाफ के बराबर आ रही है। तो प्लस का y इक्वल टू 4 एज इट इज, तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहां पे माइनस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस का हाफ। सिंप्लीफाई कर लो यार, 4 में से हाफ निकाल दो, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8, 8 में से एक गया 7/2। आपका इस क्वेश्चन का y का आंसर आ जाएगा। बेसिक एलसीएम ले लो, y के अंदर क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 4 2 8 माइनस का 1 7/2 आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो भाई देखो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एनईटी के टेस्ट में अप्लाई करो तो बेटा ये वीडियोस आपके लिए बिलियन डॉलर्स की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी वीडियोस हैं, तभी आप लोगों को करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताओ क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू। मेरा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका है भाई, सिंपल डिटरमिनेंट लेना पड़ता है आपको। क्या करोगे, यहाँ पे आता है आई, यहाँ पे आता है जे, यहाँ पे आता है के कंपोनेंट। आपको पहला वेक्टर गिवन है 4 4i, तो 4i के नीचे उसकी वैल्यू डाल दी, फिर 2j, फिर माइनस का 1 के आगे गिवन है आपको 2i, देन माइनस का 1, देन 4। सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का। अब डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, हमारे कुछ माशाल्लाह से शातिर बच्चे होंगे, बोलेंगे डिटरमिनेंट लेना नहीं आता, तो मैं सिखा देता हूँ बेटा वो भी। पहली वाली वैल्यू आपने ली, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट जिस कॉलम में आ रहा है जिस रॉ में आ रहा है सब इग्नोर कर दीजिए। बाकी के नंबर्स कौन कौन से नंबर्स बचते हैं हमारे पास बाकी के अंदर, इसको मैं ऐसे रब कर देता हूँ। तो हमारे पास बाकी के नंबर्स कौन कौन से बचते हैं मेरा बेटा, ये हमारे पास बचते हैं 2 -1 -1 और 4। अब फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट लोगे, बट ये नेगेटिव के सिंबल के ऊपर लिया जाता है, तो ये जे जिस कॉलम में आ रहा है जिस रॉ में आ रहा है सब इग्नोर, बाकी के चार नंबर 4 2 -1 और 4। अब लास्ट एलिमेंट क्या है, के है, के जिस रॉ में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको इग्नोर कर दो, बाकी के चार नंबर ऑब्वियसली इट विल बी 4 2 2 एंड -1।
तो ये देखो आई का आई एज इट इज, 4 2 क्या हो जाएगा 8, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। माइनस का जे एज इट इज, 4 4 16, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2 हो गया। प्लस का के एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव का 4 और 2 2 नेगेटिव का 4 हो गया। तो 8 में से 1 गया, ये आपके पास आ गया सिंपल तरीके से 7 आई। मुझे फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ी, मुझे साफ देख रहे हैं एक ही ऑप्शन ये वाला आ रहा है, तो 7 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पर फर्दर भी सॉल्व कर लेते हैं। 16 + 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे माइनस का 18 जे, और -4 क्या हो जाएगा ऑब्वियसली माइनस का 8 के हो जाएगा। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, 7 आई माइनस का 18 जे माइनस का 8 के। क्लियर है मेरा बच्चा, सिंपल सी बात है, देखो बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इसको हमारे मुल्क के यार। क्लियर है भाई। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं भाई, बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। तो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ भाई। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, आधे बच्चों को समझ में नहीं आता, एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन आ जाए या कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन पे क्वेश्चन आ जाए। बच्चे समझते हैं भाई रियल लाइफ डिप्रेशन आ गया। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन है, डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट अगेन मैंने सब समझाया है आप लोगों को, एक एक बात पढ़ाई हुई है। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर की जाने बनने वाला एंगल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे बनने वाला एंगल। क्या कहा जा रहा है, कहते हैं आपके पास एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 n पूरी टर्म आ रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री, व्हाट विल द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कहता है यार तुम्हारे पास एक डिस्टेंस है, तुम्हारे पास क्या है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, और से देखिए क्वेश्चन। कहता है तुम्हारे पास एक सर्टेन डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस की वैल्यू उसने दे दी 100 n के बराबर। ओके, कहता है यार उस डिस्टेंस से जो है ना एक टॉप की बिल्डिंग है, उस डिस्टेंस से आप एक बंदा टॉप की बिल्डिंग को देख सकता है, यानी कि उस डिस्टेंस से एक सर्टेन हाइट के ऊपर बिल्डिंग को बंदा देख रहा है। क्या कर रहा है, उस डिस्टेंस से एक सर्टेन हाइट के ऊपर बंदा एक बिल्डिंग को देख रहा है, यानी कि लेट सपोज वो एंगल जो देख रहे हैं ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ बनने वाला जो एंगल होता है एलिवेशन का एंगल होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि आपसे कहा जा रहा है एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग से कुछ फासले के ऊपर एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 n, एट ए डिस्टेंस यानी कि एक बंदा है वो 100 n के फासले पे खड़ा हुआ एक बिल्डिंग से, और वहां से वो ऊपर की जानिब देख रहा है, तो वो जो उसे एंगल मिल रहा है वो 45 डिग्री का मिल रहा है। कहा जाता है कि बताओ हाइट क्या है इस बिल्डिंग की। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीकेकार बहुत ही आसान सा होता है, सिंपल तरीके से ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट होगी। परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज की होती है, और जो चीज बच जाती है उसको बेस कहते हैं। आपके पास तीन तरह के पाइथागोरस थ्योरम्स होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में ड्राइव जो हो रही होती है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे प्रॉपर्ली ब्रश। आपको फैसला ये करना है यहाँ पे आपने फॉर्मुला कौन सा अप्लाई करना है। भाई वो फॉर्मुला अप्लाई करोगे जो तीनों पे अप्लाई, जो इन दोनों टर्म्स को अप्लाई कर रहा होगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन, दे प्रॉपर्ली ब्रश, यानी कि देखो आपको ऐसा फॉर्मुला चाहिए जिसके अंदर आपको बेस भी आ रही हो और परपेंडिकुलर भी आ रहा हो। चेक कर लीजिए इन तीनों में से कौन सा ऐसा फॉर्मुला होगा जिसमें बेस भी और परपेंडिकुलर दोनों आ रहे हो। आई गेस टेंजेंट वाला होगा, तो क्या अप्लाई कर दे, फॉर्मुला अप्लाई कर दो। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो टेंजेंट का टेंजेंट 45 यहाँ पे आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो कि हाइट है, और बेस इसके बराबर है 100 n के। तो टेंजेंट 45 देखो 1 के बराबर होता है, तो ये पूरी टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 100 n ही आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 100 n ही होगा। क्लियर। क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इंटीग्रेशन π/4 जीरो की लिमिट्स हैं sin स्क्वायर 2x। भाई देखो अगर मेरे शागिर्द हो तो मैंने इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई हुई है बेटा, यानी कि इस क्वेश्चन की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई हुई है मेरा बच्चा। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाई थी, अगर आपने नहीं देखी भी तो इंटीग्रेशन का जो लास्ट लेक्चर मैंने पोस्ट किया होगा उसको आके लाजमी देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक के पास पेपर से क्वेश्चन होगा, उसमें मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाई हुई है, सही है ना भाई। या इंटीग्रेशन के पास पेपर के नाम से क्वेश्चन होगा। शॉर्ट ट्रिक ये होती है कभी भी साइन या कॉस के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो इंटीग्रेशन के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हो। तो शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली आपसे कहती है कि यार हाफ का हाफ लिखो, एक्स का एक्स एक बार लिखो, यानी कि कभी भी साइन या कॉस के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी हो तो हाफ एक्स एक बार लिखो। आपने क्या करना है, कभी भी साइन या कॉस के ऊपर स्क्वायर आ रहा होगा तो हाफ एक्स एज एक बार लिखो, माइनस का सिंबल डालो, अगर साइन का क्वेश्चन साइन के ऊपर स्क्वायर होगा तो माइनस आएगा, और कॉस पे होता तो यहाँ पे प्लस आता है। और एक दफा ये हाफ अगेन फॉर्मूले का लिखोगे। जो भी तुम्हारा यहाँ पे एंगल आ रहा है, जो भी यहाँ पे आपका एंगल आ रहा है, इसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। जो भी आपका एंगल आ रहा है, लेट सपोज यहाँ पे एंगल 2x आ रहा है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 to the 4 हो गया। और फिर ऊपर ऊपर जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है ना, वो एज इट इज आपका एंगल बन जाएगी, प्लस के सी के साथ ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर आंसर आ गया। दोबारा समझिएगा, कभी भी साइन के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, बहुत दफा ये क्वेश्चन पेपर में आता है। लेट सपोज आपके पास आ जाए साइन 3x का होल स्क्वायर, कहा जाए इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो भाई डायरेक्टली इसके शॉर्ट ट्रिक समझिएगा। क्या शॉर्ट ट्रिक है इसका, कि हाफ एक्स का हाफ एक्स एक बार लिखोगे। अगर साइन का क्वेश्चन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर कभी भी साइन के ऊपर स्क्वायर आया तो माइनस आएगा डायरेक्टली, और फिर एक दफा हाफ का हाफ दोबारा लिखोगे। जो भी तुम्हारा यहाँ पे एंगल है, जो भी आपका यहाँ पे बेटा एंगल आ रहा है, इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, 3 2 क्या बन गया 6 बन गया, और फिर ऊपर साइन के साथ यही वैल्यू एक दफा दोबारा लिख दो। इस तरीके से डायरेक्टली आपका विद इन सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा चुटकी बजा के। बेटा सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको
एप्टीट्यूड लेवल की सिखाई हुई है अपने लेक्चर्स के अंदर। आपको किसी कोचिंग सेंटर जाके हराम मौत में पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा चैनल के ऊपर एक एक चीज पढ़ सकते हो नस्ट लेवल के ऊपर। क्लियर है बच्चा? तो पॉइंट इज दैट इस तरीके से इस क्वेश्चन के इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। बट आपको यहाँ पे चूंकि लिमिट्स भी गिवन है तो आपने लिमिट्स भी अप्लाई करनी है। अब लिमिट्स क्या क्या गिवन है हमें, पाई बाय 4 और 0। लिमिट्स क्या क्या गिवन है बेटा, पाई बाय 4 और 0। अब लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे, बारी बारी। एक बार पाई बाय 4 इस एक्स में जाएगा, फिर एक बार 0 जाएगा, फिर पाई बाय 4 जाएगा, फिर 0 जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा। बारी बारी करके आंसर निकाल लीजिए, आपका पर्टिकुलर कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। आई बिलीव जो आपका आंसर आ रहा होगा इसका, ये आ रहा होगा सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर डी, पाई बाय 8 आ रहा होगा। बट अगेन आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि बेटा क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है। कैसे करोगे लिमिट्स अप्लाई भाई, सिंपल तरीके से एक दफा पूरी टर्म के अंदर डाल दीजिए पाई बाय 4 की वैल्यू। तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से क्या, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से आपके पास पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 जब होगा तो पाई बाय 8 यहाँ पे बन जाएगा। माइनस का 1 बाय 4 2 जार 8 और साइन 4x, जब इस x में पाई बाय 4 अपर लिमिट की वैल्यू डालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली साइन पाई। सही है ना भाई? एक बार मैंने पूरी क्वेश्चन के अंदर अपर लिमिट डाल दी, माइनस का सिंबल फॉर्म लेगा। अब की बारी में एक दफा पूरे क्वेश्चन में जीरो आएगा, लोअर लिमिट की वैल्यू आएगी। तो भाई साइन 0 0 ही होता है, तो आपके पास इसलिए पाई बाय 8 की डायरेक्टली वैल्यू बन रही होगी। चाहो तो कैलकुलेटर में भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो भाई, बट अगेन मैं कभी कैलकुलेटर वाले ट्रिक्स को रिकमेंड नहीं करता। उसके पीछे रीजन ये होती है बेटा, कैलकुलेटर बहुत दफा छीन लिया जाता है। ऑल दो एनडीटी में अलाउ होता है, बट फिर भी छीन लिया जाता है। रिमेंबर दिस थिंग। जो लोग आपसे कहते हैं कि सिर्फ कैलकुलेटर सीख के चले जाओ, उनपे मेरी तरफ से 10 लानतें होती हैं बेटा, सिंपल सी बात है। मैं उस लेवल का टीचर हूँ कि मैं जो टीचर्स भी कैलकुलेटर की ट्रिक सिखाने की हिमायत करते हैं मैं उनके भी खिलाफ बात करता हूँ, क्योंकि एनईटी वाहिद यूनिवर्सिटी जो अलाउ कर रही होती है। आज नहीं तो कल एनईटी बैन करेगी बहुत जल्द, और एनईटी के इसलिए बहुत से टीचर्स कैलकुलेटर छीन लेते हैं ऑल दो अलाउ होने के बावजूद भी। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपको ओरिजिनल मेथड आना चाहिए बच्चा, नहीं तो कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो, और सही है ना? तो पॉइंट इज डेट किया, सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है। आपने आंसर निकाला, आंसर निकालने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। अच्छा भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक का वो बड़ा मजे का है। क्या कह रहा है भाई, कहता है कि इसको सॉल्व करो, डेरिवेटिव्स इन दोनों टर्म्स को अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन तो मैंने लेक्चर में सॉल्व करवाया है बहुत दफा। भाई डेरिवेटिव रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लोगे मेरा प्यारा बच्चा, रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं आप लोगों को बता चुका हूँ। भाई रूट का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, 1/2 लिखोगे, जो भी अंडर रूट वाली टर्म आ रही है उसको एक दफा नीचे एज इट इज एक बार लिख दो, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। फिर ऊपर जाके रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और नेगेटिव के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो नेगेटिव के 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो भाई ये मैंने इस वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लिया। अब देखो आगे क्या आ रहा है, ए साइन इनवर्स एक्स बाय, इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। आगे आ रहा है ये प्लस के बाद आ रहा है ये वाली टर्म, तो भाई देखो आगे जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे पास प्लस का ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे भाई, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस का फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन मेरे पास एक्स बाय ए आ रहा है, तो एक्स बाय ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और फिर जब मैं एक्स डिवाइडेड बाय ए के डेरिवेटिव लेने के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 1 बाय ए क्योंकि कांस्टेंट टर्म में एडिट लिख दिया जाएगा। अच्छा भाई, इस ए से ये ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको फिगर आउट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो मेरा बेटा, और सिंप्लीफाई कैसे कर लेंगे, ये 1 का 1 एडिट रहेगा, ये एलसीएम लोगे अब बेसिक यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये वाला ए स्क्वायर से नीचे चला जाएगा। सही है ना भाई? तो अंडर रूट अगर मैं दोनों टर्म्स के ऊपर बारी बारी अप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इस रूट को दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई करूंगा तो मेरा प्यारा बच्चा जाहिर सी बात है, ये जब रूट ए स्क्वायर पे जाएगा तो ये ए स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और होल डिवीजन में ए आ जाएगा। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा चीज डिवाइड हो रही है सबसे नीचे वाली ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव का एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का ए डिवाइडेड बाय रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो भाई ये क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, क्वेश्चन हमारा बन गया सिंपल तरीके से, दोनों टर्म्स चूंकि एलसीएम के अंदर सेम आ रही है तो ये बन गया ए माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, और वो दो काम सिंपल से, एक काम ये कर सकते हो, आपको चूंकि चारों ऑप्शन बड़े मजे के गिवन है, आपको इन चारों ऑप्शंस के अंदर रूट गिवन है, तो इसका मतलब इस आंसर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप इस आंसर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवा सकते हो। अब जहन में आते हैं कैसे सिंप्लीफाई करवाएं, भाई बहुत ही आसान तरीका है। यार देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बेटा हमारे पास जो यहाँ पे आंसर बन रहा है, क्या बन रहा है, ए माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। मगर अगर आप चारों ऑप्शंस देखते हो, इन चारों ऑप्शंस के अंदर कहीं पे भी आंसर हमें नहीं दिख रहा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मुझे इस ऊपर वाली टर्म को भी रूट में लाना है। तो भाई रूट में कैसे लेकर आऊंगा, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इस टर्म पे रूट चाहता हूँ, इस टर्म पे रूट नहीं है, तो भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्क्वायर भी लेकर आ गया, एक रूट भी लेकर आ गया, क्योंकि मैथ्स हमसे कहता है कि बात को जस्टिफाई करो, तो बात जस्टिफाई कैसे होगी, मैंने स्क्वायर भी लेकर आ गया, रूट भी लेकर आ गया, तो बेसिकली मैंने ए माइनस एक्स को रूट में कन्वर्ट कर दिया, और नीचे वाली टर्म तो पहले से रूट में मौजूद है,
क्या है भैया, ए स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, क्या है मेरा बच्चा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, सही है ना भाई। तो एक कंप्लीट रूट लिख देते हैं एक ही बार। तो कंप्लीट रूट क्या बन जाएगा, ये बन गया ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, जो कि बेसिकली किसके बराबर होगा, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स के। तो और से देखिएगा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस एक एक माइनस एक्स वाली टर्म को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो बेसिकली इससे हमने इस टर्म को कन्वर्ट करवा लिया रूट के अंदर ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स के अंदर, और इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन रहा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसमें मुश्किल बात नहीं है, मैंने एक एक स्टेप आपको शो किया मेरा प्यारा बच्चा। आपने क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई इसको करना है। सिंप्लीफाई करने में क्या मसला है भाई, सिंप्लीफाई तो बच्चे बच्चे कर लेते हैं। आपको जो ओरिजिनल टर्म गिवन थी वो ये गिवन थी, आपने सबसे पहले इस पर्टिकुलर टर्म का डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, रूट वाली टर्म का शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाई हुई है, जो भी रूट वाली टर्म आ रही हो उसको डिवीजन में लिखो टू के साथ, और फिर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लो। इसी तरीके से फिर आपने इस वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया, ए साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करा, 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर एंड देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आपने फिर कुछ भी नहीं करना, इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने पे आपको ये सिचुएशन मिल गई, चूंकि दोनों के नीचे सेम टर्म आ रही थी, इसका मतलब आपने एलसीएम एक ही बार लिखा और ऊपर वाली टर्म्स आपस में ऐड हो गई, सही ना, ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो गई, ये वाली सिचुएशन बन गई हमारे पास, ए माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर चूंकि चारों ऑप्शंस में नहीं गिवन था, तो इसका सिंपल मतलब क्या था कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सिंपल तरीके से ऊपर रूट कंसीडर किया स्क्वायर के साथ, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया नीचे फॉर्मूला ओपन करवाने के बाद। सिंपल इज दैट मेरा प्यारा बच्चा। अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, और 22 के अंदर आपसे बहुत सिंपल सी बात की जा रही है, आपको ये सेट्स के टॉपिक के डायग्राम गिवन है, आपसे कहा जाता है बताओ शेडेड रीजन किसको स्पेसिफाई कर रहा है। आइए चेक कर लेते हैं भाई, शेडेड रीजन के अंदर अगर आप गौर से देखो इस डायग्राम को, तो भाई आपके पास इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर एक चीज वाजे हो रही है यार, और वो सिंपल सी चीज क्या है कि ए बी सी तीनों के अंदर कॉमन पार्ट ए की सिमिलर आ रहा है। यानी कि अगर आप गौर से देखो इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम के अंदर एक बात बहुत सिंपल वेरीफाई हो रही है कि यार जो ये वाला शेडेड रीजन है ना, ये बेसिकली ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो इन तीनों में कुछ ना कुछ चीज कॉमन आ रही है। तो अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूँ, तो ऑप्शन ए खाली मुझे सही लग रहा है, क्योंकि तीनों के अंदर ये कॉमन को पार्ट कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। या फिर आप इसको देख लो, ये स्पेसिफाई नहीं कर सकता, यानी कि ए यूनियन बी नहीं है। ए यूनियन बी का मतलब ये था कि भाई दोनों में एडिशन होता है, यानी कि दोनों में ज्यादा रीजन शेडेड होता है, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ होता, ये तो नहीं हो सकता। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर आप और से देखो, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, ए और सी के दरमियान कॉमन हो, और फिर उनका जो भी कॉमन हो वो सी से यूनियन हो, ये भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली सी बात है, बी भी कॉमन आ रहा है, बी वाली टर्म देखो यहाँ पे कॉमन है, बी में भी है। तो यहाँ पे इस तरीके से ए यूनियन सी, भाई अगर ये वाला चीज होती ना, तो ये पूरा सर्कल सी और ए का रेड होना चाहिए था, शेड होना चाहिए था। खाली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ए और सी का भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही है, और बी और सी का भी कॉमन आ रहा है, जो ये ए इंटरसेक्शन सी है उसका फिर इंटरसेक्शन बी से भी आ रहा है, तभी ये छोटा सा पार्ट खाली कॉमन है हमारा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर्कल्स के टॉपिक का वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, पैरामेट्रिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है। बहुत से बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं सर पैरामेट्रिक इक्वेशन अब क्यों पढ़ाते हैं, तो बेटा क्यों का जवाब ये देख लो, 2005 के एनईटी के क्वेश्चन में भी पैरामेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया, वहां पे आपको सिंपल तरीके से पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या किसका वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन की, आपको बेसिकली किस पर्टिकुलर इक्वेशन की, पैरामेट्रिक इक्वेशन की वैल्यूज को फाइंड करना है इस इक्वेशन की। आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यार देखो इस इक्वेशन के अंदर जाहिर सी बात है हमारे पास, अगर मैं यहाँ से सेंटर निकालूं, सेंटर का पहले पॉइंट निकाल लूं, ए बी सेंटर होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल की क्या होती है। अच्छा मुझे कैसे पता चला, बाय द वे सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन की पहचान ये होती है बेटा, एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे और दोनों के कोफिशिएंट भी सिमिलर होंगे, साफ दिख रहे हैं मुझे, सर्कल की इक्वेशन आ रही है। तो भाई सिंपल तरीके से हमें मालूम है कि मेरे पास जो अगर इक्वेशन आ रही है, इसका सेंटर विद इन सेकंड में कैसे निकालूंगा, जो भी एक्स वाली टर्म आ रही है इसको माइनस से सिंपली डिवाइड करवा के, अगर मैं इसको माइनस से डिवाइड करवा दूं, तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से ये आ जाएगा -2,0, क्योंकि वाई वाली टर्म तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब मेरे पास सेंटर का पॉइंट क्या आ गया, a, b आ गया, और मेरे पास यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ जाएगी मेरे पास +2, और वहां पे जो -2 हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू ऑब्वियसली विल बी -2 या √2 कह लो, r की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। सर कैसे आएगी, ये भी बता दीजिए मेरा बेटा। देखो जी स्क्वायर, बल्कि r की वैल्यू सिंपल +2 होगी, जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी होता है हमारे पास r, सही है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा भाई, जी स्क्वायर की वैल्यू देखो, जी स्क्वायर यानी कि आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एफ स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू वैसे 0 है सेंटर के अंदर, माइनस का सी यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 2 के बराबर है, आपके पास सिंपल तरीके से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर अ सर्कल क्या होती है, ये होती है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस का ए, या फिर वाई के लिए होती है वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस का बी। वाई वाली चूंकि यहाँ पे वैसी टर्म 0 है, तो इसलिए उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन तो आएंगी नहीं। तमाम वैल्यूज हमें पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास √2,
कॉस थीटा का कॉस थीटा और प्लस का ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भैया, चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जाहिर सी बात है करेक्ट होगा। इस तरीके से सिंपली हमारा क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरा बेटा, आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, सिंपली आंसर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है, इसमें मसले वाली चीज थोड़ी है कोई मेरा बच्चा। यानी कि हमारे पास सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस ए के ऊपर देखो आर की वैल्यू रूट 2 है, कॉस 2 का कॉस थीटा का कॉस थीटा, और ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारा -2। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, कहता है कि भाई इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 3 और 1, और इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है फंक्शन y के ऊपर, और एफ वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो बताओ ये जो लिमिट्स हैं किसको रिप्रेजेंट करती हैं, x की वैल्यू को या y की वैल्यू को। यार इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि भाई जिस फंक्शन की लिमिट्स होंगी उसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी ना। अगर ये y के फंक्शन की लिमिट्स है तो जाहिर सी बात है y को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही ऑब्वियस सा और बहुत ही आसान सा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2,3 एंड 1,1 बताओ। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 2,3 और 1,1 का प्रोडक्ट बताना है। अबे अल्लाह के वास्ते सिंपल रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। सर आपको कैसे पता चला रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शंस को देखिएगा, ऑप्शन भी अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में आ रहे हैं इसका मतलब रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई सिंप्लीफाई कर लो, ये होगा 2 + 3 आयोटा, और यहाँ पे क्या होगा 1 + का 1 आयोटा। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 आयोटा ये हो जाएगा 2 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 आयोटा, 3 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर। देखो 2 का 2 एज इट इज, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या हो जाएगा प्लस का 5 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या नेगेटिव का 3, दो में से 3 गया ऑब्वियसली नेगेटिव का 1,5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, नेगेटिव का 1,5। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारे पास फाइनली ये लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है, जो कि 2005 के पेपर्स इसके अंदर मैंने सॉल्व करवाए, और आई होप आपको क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर होंगे। मेरा बेटा एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो पेपर्स हैं सारे पुराने पेपर्स, जो अक्सर बच्चे मुझसे सवाल कर रहे होते हैं सर आपने अभी तक ये पेपर्स क्यों नहीं सॉल्व करवाए सर ये एनईडी के। बेटा मैंने 2020 से 2021 के सारे पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं। जो कंप्यूटराइज टेस्ट के पेपर है मैंने उस सारे के सारे प्रोवाइड भी करे हुए हैं आप लोगों को ड्राइव के अंदर, और सारे के सारे सॉल्व भी किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में दोबारा से मैं ड्राइव डाल दूंगा, दोबारा से मैं सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट डाल दूंगा। खुदारा 2021 और 2020 के पेपर्स पहले कंप्लीट करिएगा, फिर इन पेपर्स के ऊपर जाइएगा। वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैंने पहले अपलोड करे हुए हैं, क्योंकि वो लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऑल्दो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, सारे पास पेपर्स इंपॉर्टेंट है, बट वो जो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उनके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चंस भी एनईडी के सॉफ्टवेयर में फीडेड हैं, और ये क्वेश्चंस भी आएंगे ऑब्वियसली, बट आपको पहले 2021 2020 कवर अप करना है। मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके बाद आप इन लेक्चर सीरीज को लेना स्टार्ट करोगे इंशाल्लाह। यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।